नमस्कार, मधुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपको जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वह योग के माध्यम से आप लोगों को स्वस्थ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ख़ास तौर से यदि हम पिछले 3 दौरों की बात करें, अभी हम तीसरे दौर में हैं, 2 हम कोविड के दौर देख चुके हैं और ऐसी स्थितियों में योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। योगाचार्य डॉक्टर निशा जोशी जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुभाषी के स्टूडियो में। हम जानेंगे कि वो किस तरह से लोगों को स्वस्थ कर रही हैं योग के माध्यम से। वे टीचर भी हैं, स्कूल कॉलेज में लगातार पढ़ाती रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आध्यात्म को लेकर वे अपना एक सेंटर भी चलाते हैं। उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग कि किस तरह से उनका सेंटर चलता है, किस तरह से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और देश और विदेश में किस तरह से वे लोगों को स्वस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम जिस दौर में हैं, कोविड का एक नया वेरिएंट हमारे सामने है और 2 दौर हम देख चुके हैं। योग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उन 2 दौर में रही है और आज के दौर में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। योग की अगर हम बात करते हैं तो ये दौर में हम बांध नहीं सकते, क्योंकि अगर हर दौर में योग को हर व्यक्ति अपने जीवन शैली में अपना लेता तो मुझे नहीं लगता कि जो दुष्प्रभाव आए हैं पिछले 2 दौर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोविड-19 का जो दौर रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव इसलिए ज़्यादा उन लोगों पर है जो लोग योग अभ्यास नहीं कर रहे थे, है ना, जिनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, तुलनात्मक उन लोगों के जो लोग योग का प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल, तो जो लोग लगातार योग कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बूस्ट रही होगी। हाँ जी, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रही। और दूसरा कि अगर मान लीजिए वो कोविड से संक्रमित हो भी गए तो रिकवरी थोड़ा सा शीघ्रता से हुई तुलनात्मक उन लोगों के जिन्होंने योग नहीं किया जी। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो योग किसी भी दौर में व्यक्ति को करना चाहिए, नहीं दौर का इंतजार न करते हुए व्यक्ति को पहले ही योग करना चाहिए। बिल्कुल, जब हम लोग भुगते हैं तभी हम लोग सचेत होते हैं। ये स्थितियां आज की डेट में हम लोग सामने देख रहे हैं। लेकिन क्या छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आप कर सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं, और ख़ास तौर से जो लोग रेगुलर योग नहीं करते हैं ऐसे लोगों के लिए किस तरह के टिप्स हो गए आप? मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 घंटा नहीं है ना, या आप बहुत सुबह जल्दी आपका कोई ऐसा जॉब है, ऐसा आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आप सुबह के समय नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि ये सुबह ही किया जाता है या आप कोई विशेष समय पे ही योग करते हैं। हम आधुनिक जीवन शैली को अगर देखें तो मुझे लगता है जब आपको समय मिल जाए आप योग कीजिए। कभी भी तो योग में खैर नहीं कहा है, लेकिन हाँ, वर्तमान जीवन शैली के कारणवश, यानी कि हम व्यस्तता के कारण अगर नहीं हम सोचते सुबह करें या नहीं हो पा रहा है, तो जब आपको समय मिले आप कीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि योग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको 1 घंटा समय नहीं तो मैं कहूँगी कि 5 से 7 मिनट 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम है ना, कुछ टेक्निक्स है मेडिटेशन की, आप उन्हें अपनाएं। जैसे सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, तो 1 से लेकर 6 राउंड आप सूर्य नमस्कार कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बहुत अच्छा प्राणायाम है जिससे हमारा शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रहेगा, आपके शरीर की मांसपेशियों के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके शरीर के ऑर्गन्स, आपके सेल, आपके टिश्यू, आपके पूरे सिस्टम, यानी आपके शरीर को वो पूर्ण स्वस्थ रखने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जितना भी समय मिल जाए, मुझे लगता है कि व्यक्ति को समय निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल, व्यायाम के लिए और योग के लिए यदि आप समय निकालेंगे तो शायद जिस दौर की बात हम लोग कर रहे हैं उतने प्रभावित ना होंगे। ऐसी स्थिति में हमें योग, प्राणायाम और बाकी सारी चीज़ें जो मैडम बता रहे हैं वो करते रहना चाहिए। यदि हम बात करें इस कोविड की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो हमारे फेफड़े होते हैं जी। तो ऐसे कौन से जो योग के आसन हैं या फिर जो क्रिया है वो कैसे छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम घर में ही कर सकते हैं, दफ्तर में कर सकते हैं, जहाँ रहे व्यक्ति वहाँ कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको लाभ दे सकती है? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए समय का भी आप न रखें ऐसा कि आग्रह कि हम इसी समय करेंगे, जब समय मिला आप कर सकते हैं, और जहाँ मिला
है ना, जरूरी नहीं कि आप आसन बिछा के करें। जैसे अभी आप बैठे और मैं बैठी हूँ, हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि नमस्कार मुद्रा बना करके आप क्या कर सकते हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथ आप ऊपर ले जाएंगे, कोहनी को सीधा करते हुए आप ज्यादा खींचे ऊपर, जिससे आपकी रिब्स ऊपर खींची जाएगी, आर्टरीज ऊपर खींची जाएगी, फेफड़े ऊपर की ओर जाएंगे यार, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो, ज्यादा मात्रा में आप श्वास को भरेंगे जब आप नमस्ते मुद्रा में ऊपर जाएंगे। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएंगे। ये 10 से 15 बार आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए, सिर्फ इतना ही ध्यान। और सांस को जितनी गहराई से आप ले सकते हैं उतना जरूर लीजिए। फिर अगला टेक्निक ये हो सकती है कि सांस भरते हुए आप धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका चेस्ट एक्सपेंड हो, है ना, आपकी पसलियां खींची जाएगी। इससे क्या होगा, फिर से वही कि एक बार आपके फेफड़े ऊपर की तरफ खींचे गए और एक बार आपके फेफड़े सामने से खींचे गए। तो इस तरह से दोनों कॉम्बिनेशन में आप 10 से 15 बार, कम से कम 10 से 15 बार आप करें। श्वास लेते हुए आपको हाथ पीछे ले जाना, मैं टेक्निक बता रही हूँ, और सांस छोड़ते हुए नमस्ते। मतलब मैंने बताया उतना नहीं है, बहुत एक तरीका है उसका भी अपना। एक व्यवस्थित तरीका है। फिलहाल हाँ हम जी। स्टूडियो में बैठे हैं और सोफे पे बैठे हैं, तो शायद आपको बहुत सारी हाँ जी, चीज़ें हाँ जी। प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी सी हाँ, चीज़ें ये हैं। सब- यदि आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि स्वस्थ रह सकते हैं। जो दिक्कतें हम लोगों को आने वाले समय में हो सकती है, उससे हम निजात पा सकते हैं। एक सेंटर आप चलाती हैं, योग गंगा योगी, उसके बारे में कुछ बताइए। और क्या सेंटर किस तरह से काम करता है ये पूरा? एक्चुअली दो चीजें हैं। एक चलता है निशा जोशी योग अकादमी, ये योग अभ्यास होता है यहाँ पर रेगुलरली, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये 1 से 1.5 घंटे की प्रैक्टिस वहाँ लोग करने के लिए आते हैं। और एक मेरा एनजीओ चलता है, योग गंगा यौगिक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संस्थान। उसके अंतर्गत हम कई सारे कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 को लेके हमने कई सारे वर्कशॉप की, है ना। इस दौर में जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन से कई लोग जूझे, उनके लिए हमने भगवत गीता पर कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेट प्रोग्राम निःशुल्क चलाए सारे। और इस प्रकार से हमने कई सारे प्राणायाम के सेशंस करवाए, कई वेबिनार्स हमने किए जिसमें हमने व्याख्यान करवाए स्पीकर्स को बुलवा के। तो इस तरह के कार्य निःशुल्क स्तर पर उस एनजीओ के माध्यम से मैं करती रहती हूँ। क्या बात है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लगातार आप लोगों को जोड़ना और उनके साथ सेमिनार करना, वेबिनार करना, उससे लोगों को राहत तो मिलती है, नया कुछ सीखने को भी मिलता है। अब तक कितने इस तरह के वेबिनार आप कर चुके हैं? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कितने लोगों को लाभ मिल चुका है इसमें? मुझे लगता है कि हजारों या लाख बोलें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, संख्या कभी गिने नहीं, क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें आप किसी भी संख्या में या देश या सीमा में न बंधे, अपितु आप अनंत ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कार्य कीजिए। इसलिए कभी संख्या नहीं गिनी, लेकिन मैं समझ पाती हूँ कि कई लोग कई हजारों की संख्या में लोग जुड़े और लाभान्वित भी हुए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि आज के दौर की हम बात करें तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में है, अवसाद में है, वो चाहे किसी भी स्थितियों में हो, किसी भी परिस्थिति में हो। और ख़ास तौर से यदि हम इन 2-3 सालों की बात करें तो बहुत लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं वे मानसिक शांति चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हैं। क्या एक योग के माध्यम से किस तरह से हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनका आत्मबल जो बेहतर रहे उसके लिए किस तरह के प्रयास कर सकते हैं? और आप लगातार जिस तरह से वेबिनार और ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, वो किस तरह से काम? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि आत्म प्रेरणा होती है, व्यक्ति की खुद की होती है, स्व प्रेरणा जिससे हम कहते हैं, स्व प्रबंधन हम कहते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट एक व्यक्ति के भीतर ही होता है, वो कहीं बाहर से नहीं सीखता, पर्यावरण उसे सिखा देता है ना। बस कुछ लोग उसे समझ जाते हैं और जो नहीं समझते वो मुझे लगता है डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसे मेंटल हाँ, मतलब मेंटल इलनेस कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति निराशा, हताशा, उदासी जैसी चीज़ें, फियर, डर, आशंकाएं, है ना, अग्रेशन, आक्रामकता, ऐसे सब मानसिक अवस्थाओं से जूझता है। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा कार्य जिस शास्त्र पर कर रही हूँ वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो मुझे लगता है कि जब द्वापर युग में
श्री कृष्ण ने अर्जुन जैसे जिज्ञासु व्यक्ति को जब सुनाई, वहां पे भी पूरा युद्ध का वातावरण था। तो सीखने वाली बात तो उस चित्रण से ही है कि इतने बड़े विशाल युद्ध की तैयारी हो रही थी, अर्जुन विषाद में आ गए, जबकि वह गांडीवधारी अर्जुन है ना। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने शरणागति की। तो हम भी ये सीखे कि जब आप खुद थक जाते हैं, आपको लगता है कि किसी के पास जाकर के कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ईश्वर की शरण ले सकते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसी शक्ति हम वहां से प्राप्त करते हैं जो हमें इस संसार से नहीं प्राप्त होती है। एक देवी ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं और उससे आप काफी सारी चीजों से, मुझे लगता है, बाहर आने की क्षमता आपको प्राप्त हो जाती है। तो भगवत गीता का अध्ययन आप जरूर करें, और उसी के साथ में मैं आपसे एक नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर कहूंगी कि आप उसे जरूर किया करें। और मैं पूरी सहायता आपकी करूंगी निःशुल्क, मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए। जब आपको आवश्यकता होगी तो आप आइए, और मैं निश्चित रूप से हर दौर में जब तक मैं हूँ तब तक मैं कोशिश करूंगी कि लोग मुझसे जो मेरी विद्या है उसका लाभ लें, और हम सभी उससे लाभान्वित हों, और हम इस जो बुरा दौर हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कभी ना आए, और है तो हम इसको आप और मैं मिलकर के इससे हम बाहर निकलें। बिल्कुल, आप यदि लाभ लेना चाहें तो डॉक्टर निशा जोशी हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। और कहीं भी आप अवसाद में हो तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा गाइडेंस आप उनसे ले सकती हैं। एक सेल्फ मोटिवेट की बात करें, सेल्फ मोटिवेशन कैसे आज के दौर में व्यक्ति कैसे रहे, कामकाजी इस दौर में, वक्त की कमी, परिवार का तनाव, बाकी सारी चीज़ों में कैसे अपने आत्मबल को बढ़ा सकता है, एक सेल्फ मोटिवेशन कैसे हो सकता है, किन छोटी चीज़ें में हम ऑटो सजेशन टेक्निक है, मैं खुद इसका प्रयोग करती हूँ। हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है मोटिवेट होने की, और हर दिन पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हम आज प्रेरित हैं तो कल हमारे साथ अगर बुरी विपरीत स्थिति आएगी तो हो सकता है हम उसका सामना उस तरह से न कर पाए जिस तरह से हम आज कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं। तो मुझे जी, हर व्यक्ति अपने स्तर पे अलग समस्याओं से जूझ रहा है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसे मैं ज़रूर हर दिन अपनाती हूँ। तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तित्व हूँ, एक पूर्ण व्यक्तित्व हूँ, और सबसे बड़ी देन ईश्वर की है, मुझे ये देवी शरीर दिया है जिसमें भगवान खुद, पीर हो या पैगंबर हो या जीसस क्राइस्ट हो, हर एक को मानव शरीर में आना होता है। तो हम इस शरीर में, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य हुए हम विवेक योनि में आए, और हम इस सौभाग्य को इतना ही समझ लें कि हम कर्मठ हैं, हम कर्म करके ही संसार में अपने अस्तित्व को बना करके रखते हैं। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो विवेकानंद के सामने आई होगी, जो नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा को उन्होंने पूरा किया होगा। जब वो कर पाए तो मैं भी कर पाऊंगा। तो हम जब अपने आप को इन शब्दों से जब हम बोलते हैं तो हम सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क तक वो संदेश जाता है। तो मुझे लगता है अंदर से एक प्रवाह आता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं एक साहसी व्यक्तित्व हूँ, मैं किसी भी चीज़ से डरता नहीं हूँ, और निश्चित रूप से मैं अपने सामर्थ्य का अगर उपयोग करूँगा, प्रयोग करूँगा, तो मैं समस्याओं से बाहर निकल सकता हूँ। और एक ऐसे ग्रंथ का मैंने कहा ना, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, या आप जिस भी धर्म के फॉलोअर हैं, तो आप अपने ग्रंथ का जरूर अपना मित्र बना लीजिए। उस ग्रंथ को आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको कई सारी ऐसी समस्याओं का समाधान मिलेगा जो मुझे नहीं लगता कि एक अन्य किसी पुस्तक में होगा, है ना। तो इस तरह हम किसी भी एक लिटरेचर को या किसी भी अच्छी पुस्तक को या धार्मिक ग्रंथ को अपने जीवन का अंग बनाए, स्वाध्याय करें, स्वयं का अध्ययन करें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे अंदर भी अच्छी नहीं है। अगर अच्छी नहीं है तो अच्छा तो नहीं है, ये बात मैं नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कौन सी अच्छी चीजें हैं, बेहतर चीजें हैं, जिससे मैं खुद को सुखी बना सकता हूँ और जिससे दूसरे लोग भी सुखी रहते हैं। तो उस अपनी योग्यता को क्या करना है, हमें और विकसित करना है। तो एक स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन करना चाहिए व्यक्ति को। अपनी अच्छाई, अपनी बुराई हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, और उसका प्रभाव कम से कम लेना है। यानी कि संसार हमसे जो बात कहता है वो अपनी अवस्था के अनुसार देता है। अंग्रेजी का 6 और 9 वाली बात हो जाएगी कि एंगल दोनों का अलग अलग दिशाओं में बैठने के कारण, लेकिन दोनों ही 6 और 9 बोल रहे, लेकिन दोनों अपने अपने स्तर पर बोल रहे हैं। तो न गलत न सही, लेकिन हम अपने स्तर पर अगर सही हैं तो अपना जो नजरिया है, जो जीवन देखने का आपका जो दृष्टिकोण है, अगर वो सकारात्मक है, अगर आप पॉजिटिव हैं, किसी कार्य को करते समय ही आप ये सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ और बिल्कुल मैं सफलता पूर्वक करूंगा, सफलता मिलेगी ना मिलेगी ये परिणाम है,
तो परिणाम की चिंता न करते हुए अपनी योग्यता के अनुसार जब व्यक्ति अपने कर्मों का चयन करता है और उस पर जब वो उन कर्मों को करता है, तो मुझे लगता है कि सफलता बहुत छोटी बात हो जाती है। हम इतिहास रचते। सही बात है। यदि सेल्फ मोटिवेट रहना है तो खुद का अध्ययन करें और खुद से बात ज़रूर करें, और ये कॉन्फिडेंस रखें कि यदि कोई दूसरा कर सकता है तो मैं उसे क्यों नहीं कर सकता। योग की बात की जाए तो 2009 में आपने योग की क्लास ली और सीखा 1 साल, उसके बाद आप एक स्टूडेंट से एक शिक्षिका बने जी। ये सफ़र कब से कब तक अब जारी हो चुका है और कितने लोग इससे लाभ ले रहे हैं, कितने लोग लगातार उसका लाभ लेने की कंडीशन में नज़र आ रहे हैं? 2009 से मैंने पढ़ना शुरू किया था, दूसरी बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार। तो मुझे बहुत लंबा एक गैप, दूरी हो गई थी मेरी, जब हम एक स्टूडेंट, जब मैं एक फ्लो में पढ़ रही थी कि मास्टर्स हो चुका था, फिर पीएचडी चल रहा था, फिर एक बहुत लंबा गैप आया, फिर 2009 में पुनः पढ़ना शुरू किया। जो बात मैंने अभी बोली थी ना कि सेल्फ मोटिवेशन, सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने आप को जाना कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए, खुद के लिए नहीं, मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी हमेशा से कि जब मैं जाऊँ ना तो मुझे 4 लोग प्रेम से याद करें। तो मुझे इसलिए 2009 में योग में मुझे लगा कि ऐसी कोई विद्या अर्जित करना है जिससे लोग लाभान्वित, मैं स्वयं तो अपना उद्धार कर ही सकूं, उद्धरेद आत्मनात्मानम, मैं अपना उद्धार करने के साथ दूसरों का उद्धार करूं। तो इस उद्देश्य से मैंने योग में प्रवेश किया था, और वो पीएचडी का समय था मेरा कि मैं पीएचडी कर रही थी राजयोग और हठ योग विषय पर। तो उस उद्देश्य से योग में एक आना हुआ। उद्देश्य रिसर्च था, मैंने ये इतना बहुत नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी, मृदुभाषी तक। वैसे तो आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी हैं और लगातार लोगों को पढ़ा भी रही हैं, समझा भी रही हैं, मोटिवेट भी कर रही हैं, फिलॉसफी भी पढ़ा रही हैं आप। हाँ, मैं दर्शन शास्त्र की छात्रा हूँ और आज भी अनुसंधान कर ही रही हूँ। योग और दर्शन दोनों ही मेरे विषय रहे हैं। हम यदि आज के दौर की, एक बार फिर मैं कोविड के समय की बात कर रहा हूँ, हम एक नए वेरिएंट के सामने खड़े हैं और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं जी। कैसे सामना किया जाए? देखिए, सबसे योग पहले तो बहुत महत्वपूर्ण है ही जी। मोटिवेशनल के रूप में भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। हम लोगों को कितना सकारात्मक रहने की आवश्यकता है ऐसे दौर में जहाँ सब दूर नेगेटिविटी नजर आती है? देखिए, मैंने एक बात कही है आपसे कि एक व्यक्ति जब शुरुआत ही नकारात्मक भाव से करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। एक जर्मन का हॉस्पिटल था, मैंने कल ही एक जगह पर कहीं पढ़ा था, क्योंकि स्वाध्याय वाली बातें नहीं, अध्ययन भी मुझे करना अच्छा लगता है। वहां लिखा था, मतलब शेयर कर सकती जी जी जरूर जरूर जरूर। वॉर्ड पे लिखा था, मतलब फोजियो का हॉस्पिटल था वो, वहां लिखा था एक हॉस्पिटल पे कि एक कमरे में, एक वार्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ इस कमरे में, इस वार्ड में कोई नहीं मरा आज तक, है ना। अब क्या होता था, जब फौजी जख्मी होता था तो वहां लाया जाता था, और उसी वार्ड पे जब उन्हें लाने से पहले वो जब लाते थे तो वो सामने देखता था और वहां लिखे रहते थे वो शब्द, चमत्कारी शब्द कह सकते उसे हम, कि यहाँ आज तक कोई भी नहीं मरा है, बस। और वहीं से वो चीज शुरू होती थी कि आया तब नकारात्मकता उसके अंदर थी, उसे डर रहता था कि वो जख्मी है, जिएगा कि नहीं जिएगा, है ना, वो ठीक होगा कि नहीं होगा। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अंदर ही आपका अंतर्द्वंद चल रहा है, या फिर आप एक नकारात्मक भाव के अंदर, कष्ट है, पीड़ा है ना, उस भाव के साथ जो व्यक्ति है और सामने उसको एक सुखद बात लिखी मिल गई कि यहाँ पर आज तक कोई नहीं मरा है। इस बात का प्रभाव ये होता था कि उस एक अच्छी विचार को वो प्रवेश देता था मस्तिष्क में, और वो जब प्रवेश करता था तो वो ठीक हो गए। तो जो बात वहां लिखी हुई थी सिर्फ समझाने के लिए, वो बात सत्य हो गई कि वहां सच में कभी भी कोई नहीं मरा। क्यों? क्योंकि सकारात्मक विचार के साथ जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है, ये तो एक बात घट रहा है कि भाई ये तो एक चीज है, लेकिन कोई भी कार्य मुझे लगता है संसार का, कहते हैं कि असंभव शब्द, मैं सोचे असंभव नहीं, आप ये शब्द को छोड़ दीजिए, असंभव है यह कार्य मेरे लिए नहीं, असंभव नहीं है, मैं प्रयासरत रहूंगा, इस शब्द को हम ले सकते हैं कि असंभव कोई कार्य, ये कार्य मेरे लिए असंभव है। मुझे लगता है कि इस शब्द को हटा करके हम ये लेते कि हर कार्य संभव तो नहीं होता है, लेकिन मैं इस कार्य के प्रति प्रयासरत रहूंगा, मैं करता रहूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा। जब ऐसे शब्द हमारे भीतर होते हैं तो हमें असफलता का डर नहीं लगता। देखिए, असफल तो
जीवन में या तो एक ही व्यक्ति सफल होता है और एक दूसरा जो व्यक्ति वो असफल तो होगा, लेकिन जो असफलता का सामना सफलतापूर्वक करता है, मुझे लगता है वो विश्व विजेता कहलाता है। तो विचार आपके सकारात्मक रखिए, आप योग अच्छे से कीजिए आप, और अच्छा आहार आप रखिए, और डरना नहीं है, मुझे ये लगता है कि और सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। तो निशा जी ने जिस तरह से आपको ट्रीट किया है और वेबिनार ट्रीट करती है, लोगों को समझाती है, ऐसा लगता है कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और समझा रही है कि किस तरह से हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, कैसे हमें सकारात्मक रहना है, और किस तरह से हम बड़ी बड़ी परेशानियों को यदि हम कॉन्फिडेंस के साथ लड़ते हैं तो कैसे पार कर सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर निशा जोशी जी, जो कि योग गुरु है, और उन्होंने बहुत सकारात्मक बातें हम लोगों को, हमारे दर्शकों को बताई। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया स्टूडियो में, और मृदुभाषी के जो दर्शक हैं उन्हें बहुत बेहतर बातें बताई, और सकारात्मक रहने के जो छोटे छोटे टिप्स दिए, उससे मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में जो कोविड का एक नया दौर हम लोग देख रहे हैं या नया वेरिएंट की बात कर रहे हैं, उसमें लड़ने के लिए हम सफल होंगे। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।